नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हम अपने इस YouTube चैनल नालंदा एकेडमी छतरपुर में। तो जैसे कि अभी हम जो अपना प्रेजेंट में टॉपिक अपना जो स्टार्ट चल रहा था, तो वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कौन सा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जिसे हम प्रजनन तंत्र कहते हैं। प्रजनन तंत्र में अभी हम लोगों ने अपनी स्टार्टिंग कर चुके थे और उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रजनन तंत्र के प्रकार को भी देखा था। हमने उसमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया भी समझी थी, है ना। जो स्टूडेंट आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अब पहले इसके पहले वाले या प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें, तो उन्हें और आज अच्छे से समझ में आएगा। तो अगले टॉपिक की ओर जैसे हम अपने बढ़ें, तो आज हमें पढ़ना है क्या, मानव प्रजनन तंत्र। क्या पढ़ना है, मानव प्रजनन तंत्र। अब यदि हम मानव प्रजनन तंत्र की बात करें या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो आपको याद रखना है कि इसमें पढ़ना है हमें टू टाइप्स में। जैसे सबसे पहले हमें देखना है कि जो मानव प्रजनन तंत्र होता है वह कितने प्रकार का होता है, तो यह होता है 2 प्रकार का। तो कौन कौन सा, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें नर प्रजनन तंत्र। नर प्रजनन तंत्र, नर प्रजनन तंत्र। और इसी के यदि हम दूसरी ओर बढ़ें तो इसमें हमें देखना है मादा प्रजनन तंत्र। कौन सा, मादा प्रजनन तंत्र। बात को समझना। अभी जो हमें पढ़ना है, पहले अभी हमने इसके जो प्रीवियस लेक्चर में चर्चा की थी वो हमने की थी केवल और केवल प्रजनन तंत्र के बारे में। क्या कि प्रजनन तंत्र होता क्या है, प्रजनन की क्रिया कहलाती क्या है ना, और प्रजनन होता किस प्रकार से, केवल अभी हमने इन टॉपिकों पे डिस्कस किया था। और जिसमें से जो प्रजनन तंत्र के जो नेक्स्ट भाग की बात करें तो वो हमें पढ़ना है मानव प्रजनन तंत्र। अब मानव प्रजनन तंत्र में भी हम देखें तो एक पढ़ना है हमें नर प्रजनन तंत्र और दूसरा पढ़ना है हमें कौन सा, तो मादा प्रजनन तंत्र। बात समझ में आ रही है। तो इसी को आगे बढ़ते हुए अभी हम जो चर्चा करेंगे वह करेंगे नर प्रजनन तंत्र पर। ठीक है, बात समझ में आ रही। क्या पढ़ना है हमें, नर प्रजनन तंत्र। तो नर प्रजनन तंत्र की यदि हम बात करें तो समझना अब आप लोग अच्छे से। नर प्रजनन तंत्र की यदि हम बात करें तो इसको आप अच्छे से समझना है, तभी आपको यह समझ में आएगा। तो हेडिंग डाल लीजिए, नर प्रजनन तंत्र। ठीक है। अब नर प्रजनन तंत्र की यदि हम बात करें तो इसमें हमें देखना है कि पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले जो नर प्रजनन तंत्र में हमें देखना है, तो सबसे पहले हमें देखना है इसमें वृषण। क्या देखना है, वृषण। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। वृषण के बाद हमें पढ़ना है इसमें वृषण थैली। वृषण थैली। बात को समझना। सबसे पहले हमें वृषण पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है वृषण थैली। इसके बाद हमें इसमें देखना है शुक्र जनन नलिकाएं। शुक्र जनन नलिकाएं, इसको आप लोग नोट करते जाइए। इसके बाद हमें इसमें देखना है शुक्राशय। शुक्राशय। इसके बाद जो हमें बात करेंगे तो वो करेंगे एपिडिडाइमिस की। एपिडिडाइमिस। इसके बाद हम देखेंगे पौरुष ग्रंथि। पौरुष ग्रंथि, है ना। तो इतनी चीजें हमें इसमें देखना है, वृषण, वृषण थैली, शुक्र जनन नलिकाएं, शुक्राशय, एपिडिडाइमिस, पौरुष ग्रंथि। ठीक है। तो ये चीजों को हमें क्या करना है, देखना है। कौन से टॉपिक में देखना है, तो नर प्रजनन तंत्र में देखना है। तो ऐसा आप एक चार्ट बना लीजिए और इसके बाद मैं बनाता हूं डायग्राम। तो डायग्राम में से हम क्या करेंगे, अच्छे रूप से देखेंगे। ठीक है। तो इसे मैं रफ किए दे रहा हूं, इसे आप नोट कर लीजिए। अब इसके जो आगे देखेंगे तो वो है हम इसके डायग्राम के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो डायग्राम में देखें तो इसकी जो संरचना होती है या जो नर प्रजनन तंत्र होता है वह इस प्रकार से होता है
कि सबसे पहले इसमें क्या होता है, यह है जो अपनी जो अभी मैं बना रहा हूँ, यह कहलाती है अपनी वृषण थैली। क्या कहलाती है? यह कहलाती है वृषण थैली। यह कहलाती है वृषण थैली। ठीक है। वृषण थैली के अंदर क्या, वृषण थैली के अंदर एक हमें इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। इस प्रकार की यह संरचना देखने को हमें क्या होती है, मिल जाती है। इसके अंदर पाई जाती हैं यह शुक्र जनन नलिकाएं। क्या पाई जाती हैं? शुक्र जनन नलिकाएं। ठीक है। और शुक्र जनन नलिकाओं की जो बाहर की यहाँ पे संरचना मिलती है, यह कहलाती है आपकी एपिडीडाइमिस। क्या कहलाती है? एपिडीडाइमिस कहलाती है यह वाली संरचना। यह इस प्रकार से होगा। ठीक है। यह वाली जो संरचना कहलाती है एपिडीडाइमिस कहलाती है। यह अंदर वाली जो भाग, सबसे पहले देखिए तो यह कहलाती है आपकी वृषण थैली। इसे आप लोग बनाते जाइए साथ साथ में। यह कहलाती है वृषण थैली। ठीक है। यह जो वाली संरचना दिख रही है, ये वाली, यह है अपना वृषण। वृषण के जो अंदर वाला यह वाला भाग दिख रहा है आपको, तो यह कहलाती है शुक्र जनन नलिकाएं। शुक्र जनन नलिकाएं। ठीक है। यह कहलाती है शुक्र जनन नलिकाएं। और जो ये वाली आपको संरचना दिख रही है, यह कहलाती है एपिडीडाइमिस। है ना? क्या कहलाती है? एपिडीडाइमिस। ठीक है। और यह अपनी क्या कहलाती है? शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिकाओं में जो शुक्राणु होते हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। यह प्रोसेस मैं अभी आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, केवल अभी आपको ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पे जो एक और संरचना हमको देखने को क्या होती है, मिल जाती है, तो यह कहलाती है क्या? तो यह वाली जो संरचना होगी तो यह कहलाती है शुक्रवाहिका। क्या कहलाती है? तो यह वाली जो संरचना होती है वह कहलाती है शुक्रवाहिका। इसको ध्यान से देखना आपको। ये एपिडीडाइमिस की संरचना हो गई, ये यहाँ से आएगी और इस प्रकार से कुछ होगी। इसको मैं रफ किए दे रहा हूँ, ये वृषण थैली आप लोग लिख देना साइड में। इस ये वाली जो संरचना है यह कहलाती है शुक्रवाहिका। ठीक है। अब इसको समझना है आपको ध्यान से। तो सबसे पहले की प्रोसेस क्या होती है आपको याद रखना। सबसे पहले यह होती है क्या, ये होती है आपकी संरचना एपिडीडाइमिस। इसमें क्या होता है, जो यह अंदर आपको संरचना दिख रही है, यहाँ होते हैं शुक्राणु संग्रहित। शुक्राणु संग्रहित होते हैं। ठीक है। यह अपनी शुक्र जनन नलिका हो गई, ये वृषण हो गए। अब देखिए आप लोग, सबसे पहले क्या होता है कि जो यह शुक्र जनन नलिका है जो वृषण के अंदर पाई जाती हैं, तो यह क्या करती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। यह आप लोग नोट करते जाइए। जो यहाँ पे वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं, ये वाली नलिकाएं, ये क्या करती हैं, तो शुक्राणुओं का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ठीक है। तो जब शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन नलिकाएं करती हैं, तो यह वृषण क्या करता है, तो आपको याद रखना है कि जो अपना जो बॉडी होती है या नर प्रजनन तंत्र होता है, इसमें वृषण की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है? जो वृषण की संख्या होती है, तो याद रखना वृषण की संख्या होती है 2। ठीक है। वृषण एक तो क्या है, जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं वह पाई जाती हैं वृषण के अंदर, या हम यूं कह दें कि वृषण जो होता है वो क्या करता है, शुक्राणुओं का
निर्माण करता है। तो क्वेश्चन आपके दो बनेंगे। यदि मान के चलिए क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है, तो यदि ऑप्शन में शुक्र जनन नलिकाएं हैं तो ठीक है, और यदि शुक्र जनन नलिकाएं नहीं है तो आपको ऑप्शन पे क्या टिक करना है, वृषण। तो सबसे पहले वृषण की संख्या 2 होती है, याद रखना। यदि हम सबसे पहले वृषण की बात करें तो यहाँ आपको साइड में लिखे दे रहा है कि वृषण की जो संख्या होती है, तो वृषण की संख्या होती है 2, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो जिसे हम पुरुष हार्मोन्स कहते हैं, क्या कहते हैं, पुरुष हार्मोन्स, क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और महिला जो हार्मोन्स होता है या मादा हार्मोन्स होता है वह कहलाता है एस्ट्रोजन। तो वृषण क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को क्या करता है, यह हार्मोन इसको रिलीज करता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है इसका कार्य क्या होता है, तो समझिए, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है यह पुरुषों में क्या करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण को क्या करता है, निर्धारण करता है। या पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, इसी हार्मोन्स के कारण आते हैं। टेस्टोस्टेरोन, अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या कहलाते हैं, जैसे पुरुषों में क्या होती है, आवाज भारी होती है, दाढ़ी मूंछ का निकलना, यह सब पुरुषों में क्या करते हैं कि यह चिन्हित करती है कि यह पुरुष है ना। क्यों, क्योंकि उसकी दाढ़ी भी है, मूंछ भी है, आवाज का भारी होना, यह सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण क्या होता है, होता है। तो वृषण में क्या होता है, संख्या इसकी 2 होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है, रिलीज करता है। इसके बाद यदि हम वृषण की बात करें तो यह क्या करता है, शुक्राणुओं का या शुक्राणुओं के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखनी है, एक बात याद रखनी है कि जो शुक्राणुओं का जब निर्माण होता है तो जो अपने शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो अपने शरीर के तापमान से इसे क्या करता है कि कम तापमान की क्या होती है, आवश्यकता होती है। कम तापमान की आवश्यकता मतलब जो हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है शुक्राणुओं के निर्माण में, उससे भी कम तापमान की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए जो वृषण थैली होती है, जो ये वाली हमने थैली की बात की है, ये क्या है, यह है अपनी वृषण थैली। तो यह थैली क्या होती है, शरीर के बाहर होती है, बाहर होती है। बात समझ में आ रहा है, यह क्या होती है, शरीर के बाहर होती है, तभी शुक्राणुओं का क्या हो पाता है, निर्माण होता है। तो वृषण की बात समझ में आई। इसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या होता है, रिलीज होता है, शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक होता है। और इनके निर्माण में क्या होता है कि इसे शरीर के नॉर्मल तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए वृषण थैली क्या होती है, शरीर के बाहर उपस्थित होती है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, वृषण की चर्चा की। इसके बाद हमें देखना है एपिडिडाइमिस। तो क्या होता है, वृषण के अंदर जो यह आपको शुक्र जनन नलिकाएं दिख रही हैं, क्या दिख रही हैं, ये वाली जो संरचना है ये कहलाती है शुक्र जनन नलिकाएं, ठीक है। तो ये जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। अब आप कहेंगे सर अभी आपने बताया वृषण भी शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, लेकिन हमने एक कंडीशन और आपको अभी बताई थी कि यदि ऑप्शन में वृषण ना हो, शुक्र जनन नलिका हो, तो फिर आपको शुक्र जनन नलिका लगाना है। यदि शुक्र जनन नलिका ना हो तो आपको वृषण लगाना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपना कार्य कर दिया, शुक्राणुओं का निर्माण। अब जैसे ही निर्माण करेंगे तो जब हम लोग अपना पाचन तंत्र की चर्चा कर रहे थे या डाइजेस्टिव सिस्टम पर अपन लोग चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने हमने एक संरचना देखी थी रसानुकुर, जिन्हें हम बिली कहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही भोजन आएगा तो वह जो उनको जो लिक्विड फॉर्म में चाहिए होता है वो क्या कर लेती हैं, अपने ऊपर खींच लेती हैं। उनकी उंगली नुमा संरचना क्या होती है, तो वह अपनी इस प्रकार से खींच लेते हैं। उसी प्रकार से जैसे ही इनका निर्माण हुआ शुक्राणुओं का, तो ये एपिडिडाइमिस जो संरचना होती है यह इसको अपने पास खींच लेती है, और ये यहाँ पे शुक्राणु क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। बात समझ में आ रही, स्टोर हो जाते हैं। तो एपिडिडाइमिस का कार्य क्या है, या इस संख्या में क्या होते हैं, शुक्राणु स्टोर या क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं। बात को समझना, क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं। उसके बाद यदि हम देखें तो यह होगी शुक्रवाहिका,
ठीक है। यह वाली क्या होती है, जो यह संरचना दिख रही है, यह कहलाती है शुक्र वाहिका। तो इसका कार्य क्या होता है कि जब यह एपिडिडाइमिस में शुक्राणु क्या होंगे, स्टोर होंगे, तो उसके बाद यह शुक्र वाहिका इनको अपनी तरफ इस प्रकार से खींचकर, देखो ये शुक्राणु आ गए, तो ये कहाँ पे है, वक्ष गुहा में है अभी, ठीक है। तो वक्ष गुहा से फिर ये क्या करेंगे, ये शुक्राणु को शुक्र वाहिका उदर गुहा में ले जाएगी। उदर गुहा में जैसे ही शुक्राणु जाएंगे, देखो अब हम किसी शुक्र वाहिका की बात कर रहे थे, इसका कार्य क्या है कि शुक्राणुओं को वक्ष गुहा से उदर गुहा में ले जाने का कार्य करती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ हमें एक संरचना देखने को मिलेगी, तो यह संरचना कहलाती है शुक्राशय, ठीक है। तो यह क्या होती है, एक ग्रंथि नुमा थैली होती है। शुक्राशय क्या कहलाता है, एक ग्रंथि नुमा संरचना होती है इसकी, या थैली होती है, कौन सी, ग्रंथि नुमा, ठीक है। तो इसमें यह क्या करता है, इसमें यह इन शुक्राणुओं को, जो ये शुक्राणु है, इनमें फ्रक्टोस युक्त तरल पदार्थ क्या करता है, स्त्रावित करता है। फ्रक्टोस युक्त तरल पदार्थ शुक्राशय क्या करता है, स्त्रावित करता है, जिससे इनमें शुक्राणुओं को क्या मिलता है, शुक्राणुओं को पोषण की प्राप्ति होती है। क्या होती है, शुक्राणुओं को पोषण की प्राप्ति होती है, ठीक है। शुक्राणुओं में पोषण की प्राप्ति किसके द्वारा होती है, तो शुक्राशय के द्वारा होती है, जब फ्रक्टोस युक्त तरल पदार्थ शुक्राणुओं में मिलता है। तो एक तो बात हो गई अपनी फ्रक्टोस की, ठीक है, फ्रक्टोस, ठीक है। अब इसके बाद यह जो संरचना आपको दिख रही है, यह कहलाती है अपनी पौरुष ग्रंथि। क्या कहलाती है, पौरुष ग्रंथि। अब पौरुष ग्रंथि की यदि हम बात करें, तो यह इसमें साइट्रिक या सिट्रिक एसिड, यह पौरुष ग्रंथि है, तो यह क्या करेगी, सिट्रिक एसिड युक्त। अब देखो शुक्राणु यहाँ पे आ जाएंगे, इसको अपन ऊपर भी लिख दें, यहाँ शुक्राशय, तो शुक्राणु देखो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पौरुष ग्रंथि से क्या मिलेगा, सिट्रिक एसिड मिलेगा, और सिट्रिक एसिड किस में मिलेगा, शुक्राणुओं में। तो यहाँ पे हो जाएगा सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड क्या करते हैं कि जो हमारे शुक्राणु होते हैं, इनमें गतिशील क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, या शुक्राणुओं में गति उत्पन्न करते हैं, कौन, सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो पौरुष ग्रंथि क्या करती है, सिट्रिक एसिड रिलीज करती है या स्त्रावित करती है, जिसके कारण शुक्राणुओं में क्या होती है, गति उत्पन्न होती है। और गति उत्पन्न होती है किसके कारण, सिट्रिक एसिड के कारण। तब फ्रक्टोज और सिट्रिक एसिड और अपने क्या जो शुक्राणु में, इनसे मिलकर अपना क्या बनता है, सीमेन, ठीक है। सीमेन, या जिसे हम क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो होते हैं यहाँ पे कहलाता है वीर्य। और ये किससे निकलता है, ये अपना जो ये वाला आपको मार्ग दिख रहा है, ये कहलाता है यूरेथ्रा, या जिसे हम कहते हैं मूत्र मार्ग। तो इसमें हमें मूत्र मार्ग को भी पढ़ना है। तो यह क्या होता है, तो यह मूत्र और वीर्य का एक समान मार्ग होता है। मूत्र और वीर्य का क्या होता है, सामान्य मार्ग होता है। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से क्या देखा हमने, नर प्रजनन तंत्र देखा। बात समझ में आ रही है। इस टॉपिक में आपको जो कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, तो आपकी समस्याओं को सॉल्व बिल्कुल किया जाएगा। इसमें जहाँ तक मैंने आपको हर बातों से अवगत कराया है ना। इसमें हम लोगों ने देखो एपिडिडाइमिस भी देखा है, शुक्र जनन नलिकाएं भी देखी है, शुक्राशय देखा है, शुक्र वाहिका देखी है ना, और शुक्र जनन नलिकाएं देखी हैं, वृषण थैली देखी है, वृषण देखे हैं। तो इस प्रकार से जो क्या होता है, तो इस प्रकार से हमारा यह नर प्रजनन तंत्र क्या होता है, टॉपिक खत्म होता है। और इसमें जो जो भी चीज मैंने आपको बताई है, इनको आप अच्छे से क्या करिएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा, और नोट्स जरूर बनाना है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसका जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रजनन तंत्र के अंतर्गत, तो वो हम लोग पढ़ेंगे क्या,
अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा प्रजनन तंत्र। क्या हुआ, प्रजनन तंत्र को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक नर प्रजनन तंत्र, एक मादा प्रजनन तंत्र। तो नर प्रजनन तंत्र की हम लोगों ने क्या कर लिया, चर्चा खत्म कर लिए। अब जो मादा प्रजनन तंत्र है इसकी चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से अब आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना। और हमारे चैनल को अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर प्रतिदिन के नोटिफिकेशन क्या होते रहें, मिलते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।